जय हिंद बच्चों। कल हम लोगों ने भारतीय संविधान और संविधान के विकास के विभिन्न चरणों के बारे में बताया था। हमने कल कहा था कि भारत के संवैधानिक विकास के दो चरण हैं। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीय संविधान का विकास, और दूसरा ब्रिटेन की महारानी के शासनकाल में भारत के संविधान का विकास। और इन दोनों ही चरणों में संवैधानिक विकास के कुछ चरणों के बारे में हमने चर्चा किया था, जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट, इसी तरह से विभिन्न चार्टर एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था। तो आइए संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों को हम क्रमिक रूप से जानने का प्रयास करें। इस क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के संवैधानिक विकास के अवस्था में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में जो पहला चरण है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जिसे ब्रिटेन की संसद के द्वारा 1773 ईस्वी में पारित किया गया, लेकिन उस अधिनियम को, उस एक्ट को 1774 ईस्वी में लागू किया गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, और उस समय कंपनी के गवर्नर या कंपनी के बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर वजह क्या थी कि रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करना पड़ा। तो आपको बता दें, 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इस इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस अधिकार के मिल जाने के बाद कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके ईमानदारी में कमी आने लगी। सारे कर्मचारी रिश्वतखोर हो गए, भारतीय लोगों से उपहार लेने लगे, निजी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चलने लगी, और घाटा इस कदर बढ़ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में एक परिषद थी। उस परिषद ने इंग्लैंड के संसद के सामने 10 लाख पाउंड ऋण की मांग की, लेकिन ऋण को देने के पहले ब्रिटेन की संसद ने एक गोपनीय समिति का गठन किया, और गोपनीय समिति का गठन करके उसे भारत भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि आखिर वजह क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी दिन प्रतिदिन दिवालियेपन के कगार पर पहुंचती जा रही है। गोपनीय समिति ने रिपोर्ट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वह निजी स्वार्थ में वशीभूत हो गए हैं। कंपनी के लिए काम ना करके, कंपनी के लाभ के लिए ना काम करके, निजी स्वार्थ की भावना से आकर काम करते हैं। अतः कंपनी और के कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण
स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ के काल में एक अधिनियम पारित किया गया। उसी अधिनियम का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इसे हिंदी में नियमन कानून भी कहते हैं। और रेगुलेट का मतलब चलाने वाला कानून, मतलब कंपनी को सुनियोजित तरीके से चलाने वाला कानून। मन में प्रश्न होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में भारत में आई, इसको 1774 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट की मुख्य बातें क्या थी? तो आपको बता दें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें थी। पहला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष के जगह 4 वर्ष कर दिया गया। मतलब कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका कार्यकाल 4 वर्षों का कर दिया गया। दूसरा, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम एक किला है जिसे अंग्रेजों ने बंगाल में या कलकत्ता में स्थापित किया था। तो फोर्ट विलियम के प्रशासक को, मतलब फोर्ट विलियम के शासन व्यवस्था को देखरेख करने वाला जो अधिकारी था, उस अधिकारी को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर, मतलब अंग्रेजों के जो राजनीतिक क्षेत्र थे वहां का गवर्नर बना दिया गया। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल के पद को प्रोन्नत कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर पहले थे, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल में बदल गया। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक 3 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उस सर्वोच्च न्यायालय में 3 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, और जो 2 अन्य सहायक न्यायाधीश थे या सदस्य थे, उनका नाम था लिमेस्टर और हाइडर। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वह सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र था, उसके क्षेत्राधिकार में बंगाल, बिहार और उड़ीसा आता था। मतलब इस कोर्ट में केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुकादमों की ही सुनवाई होती थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के कंपनी के जो कर्मचारी व्यापार करना चाहते थे, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था। जो बिना लाइसेंस के व्यापार करते थे, उन पर रोक लगा दिया गया। इसी 1773 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिल को अध्यादेश जारी करने का, मतलब आवश्यकता पड़े तो कानून बनाने का सीमित अधिकार दिया गया। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया, रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया, और गवर्नर जनरल के कार्यों में सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो शासन कार्य में, व्यापारिक गतिविधियों में गवर्नर जनरल की सहायता कर सके। इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। मतलब अब बंगाल से ही मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के शासन कार्य की देखरेख की जाने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि कंपनी के जो कर्मचारी भारत से वापस इंग्लैंड जाएंगे, उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा कि जब इंग्लैंड में थे तो उनके पास कितनी संपत्ति थी, और जब भारत से वापस इंग्लैंड आए तो भारत से आने के बाद उनके संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हो गई। अगर जायज बढ़ोतरी होती थी तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर नाजायज तरीके से उनके संपत्ति में बढ़ोतरी होती थी तो उनके संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, आगे चलकर उस एक्ट में कुछ कमियां आने लगी या कुछ कमियां दिखने लगी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को सुधार करने के लिए विलियम पिट, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट के शासनकाल में, मतलब 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों में सुधार करने के लिए
इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के शासनकाल में एक नया कानून पारित किया गया। उस नए कानून को, उस नए अधिनियम को हम पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब विलियम पिट के द्वारा इंडिया में व्यवस्था को सुधार करने के लिए, कंपनी के व्यवस्था को सुधार करने के लिए जिस आयोग का गठन किया उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को पारित करते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे और इस एक्ट को पारित करते समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के भारतीय क्षेत्र पर अधिकार करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की मुख्य बातें, नंबर 1, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए 6 सदस्यों वाली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। मतलब व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यह दोनों समितियां 1858 ईस्वी तक चली और 1858 ईस्वी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया जिसे भारत सचिव के पद के नाम से जानते हैं। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या जो पहले 4 थी उसमें से 1 कम कर दिया गया और 4 से कम करके 3 कर दिया गया। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के क्षेत्राधिकार वाले भाग में दोहरी शासन व्यवस्था या द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई जो 1784 ईस्वी से लेकर 1858 तक चला। मतलब भारतीय क्षेत्र पर कंपनी का भी शासन होता था दोहरी शासन में और ब्रिटेन की महारानी का भी शासन होता था। धन्यवाद। हम लोग कल के वीडियो में इसके आगे वाले अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे।